dear all, welcome to VMC CUET YouTube channel. My name is Aarti Gupta and in today's session we are going to talk about some important questions for CUET examination. I hope you guys are doing fantastic today. तो चलिए शुरू करते हैं with the question number 1. ये क्विक सेशन है, मैं चाहती हूँ कि आप इस सेशन को पूरा देखें. चलिए शुरू करते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्या है? क्वेश्चन है select the most appropriate one word substitution for the given words. A person belonging to a foreign country. कोई ऐसा पर्सन जो फॉरेन कंट्री में बिलोंग करता है, फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है, उससे क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास: नेटिव, रेजिडेंट, एलियन, इनहैबिटेंट. अब आप सबके माइंड में राइट आंसर आ गया होगा, तो वही होगा राइट आंसर. यहाँ पर अ पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम कंट्री, राइट ऑप्शन हो गया आपका एलियन. एलियन इज अ पर्सन जो स्ट्रेंजर है. और यहाँ पर नेटिव का मतलब कोई ऐसा जो जन्म से किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रह रहा हो. वहीं पर रेजिडेंट का मतलब भी निवासी होता है, और इनहैबिटेंट का. तो ये 3 वर्ड्स जो थे वो राइट ऑप्शन नहीं हो सकते थे. राइट ऑप्शन हमारा हो गया एलियन यानी विदेशी. सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी. चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड. कोई ऐसी चीज़ जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता. तो जब भी हमारा क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज़्यादा फोकस हमारे इस पार्ट पर होगा, क्योंकि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लिखा होता है कैन नॉट, उसमें अंडरलाइन नहीं है, तो आपको लगता है कैन तो नहीं लिखा, तो नॉट पर फोकस करना भी ज़रूरी है. तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे: इंडेलाइबल, इनफैलिबल, इनएविटेबल और इनविंसिबल. कोई भी वर्ड है अगर उसमें लास्ट में BLE करके लिखा होता है तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है. और कोई भी चीज़ जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं बहुत ही ज़रूरी, इनएविटेबल. तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया सी. इनएविटेबल का मतलब कोई भी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट थिंग जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है. तो इनएविटेबल का मतलब ज़रूरी चीज़. राइट ऑप्शन हो गया हमारा सी. सो इनडिलाइबल जो ऑप्शन है इसका मतलब होता है दैट कैन नॉट बी डिलीटेड. ओके, आप यहाँ पे डिलाइबल से DEL लिखा तो इसे लिंक कर सकते हैं, दैट कैन नॉट बी डिलीटेड. ओके, इनफैलिबल इज अ पर्सन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स. इनफैलिबल के लिए आपका राइट क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा: वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स विल बी कॉल्ड इनफैलिबल. इनविंसिबल, इनविंसिबल जो हमेशा जीतता रहता है, कभी हारता नहीं है. ओके, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया आपका सी. चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हाँ, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च. चर्च में जो सिंगर्स का ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा. ऑप्शन है आपके पास: बैंड, होस्ट, क्वायर एंड ट्रूप. तो ऐसा कोई ग्रुप ऑफ सिंगर, चर्च में जो सिंगर्स का ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? आप में से कई सारे लोग हो सकता है बैंड बोले. हाँ, बैंड भी एक ग्रुप ही होता है जहाँ पे लोग जो है वो अलग अलग एक्टिविटी कर रहे होते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट विल बी क्वायर. देखो, सिंगर्स जो चर्च में होते हैं उनको एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है, क्वायर. ट्रूप नहीं होगा, ट्रूप का मतलब होता है टुकड़ी, तो ट्रूप इज नॉट द राइट ऑप्शन. होस्ट और बैंड तो वैसे भी नहीं होगा. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. वन हु डज नॉट टायर इजीली. ऐसा कोई पर्सन जो टायर नहीं होता, मतलब थकता नहीं है, कोई भी काम करता ही चला जाता है. बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? इनएविटेबल, इंडिफैटिगेबल, इंडिलाइबल या फिर इनफैलिबल. जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं तो अपनी जो हमारी प्रायर इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में होती है उसको पहले अप्लाई करते हैं उन क्वेश्चंस पर जो राइट ऑप्शन नहीं हो सकता है. तो यहाँ पर वन हु डज नॉट टायर इजीली, जो बहुत ही मतलब बिल्कुल थकता ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं इनडिफैटिगेबल. अगर आपको इसका राइट आंसर पता था तो येस और नो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. कोई भी क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, भले ही ये रिकॉर्डेड वीडियो होगा, आपके सामने आएगा, फिर भी आई वॉन्ट यू टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाएं. तो इसी तरीके के क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में आंसर करें. हाँ, इनडिफैटिगेबल का मतलब होता है कभी ना थकने वाला, तो राइट आंसर हमारा बी होता है यहाँ पे. अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में. अगर आपको अभी तक कुछ नहीं पता और आप हमारा सेशन देख रहे हैं तो हमने आपको इनफैलिबल, इंडिलाइबल और इनएविटेबल के बारे में बता दिया था. तो इसका मतलब है कि अगर आप यही सेशन देख रहे हैं तो आप राइट आंसर फिगर आउट कर पाएंगे, क्योंकि इसके बारे में आपको पहले से पता है, इसके बारे में पता है और इसके बारे में पता है. तो ये एक तरीका होता है गाइज राइट जो ऑप्शन है उसको स्पॉट करने का. तो हमने अपनी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास थी वो हमने इस पर अप्लाई कर दी.
अब पता चल गया कि जिस वर्ड को हम नहीं जानते वही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो जो नहीं हो सकता उसे साइड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है समझना, उसे क्या बोलते हैं? इनऑडिबल, इनकॉम्प्रहेंसिबल, इनकम्पैटिबल और इनएविटेबल। तो द थिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड विल बी कॉल्ड इनकॉम्प्रहेंसिबल। क्या बोलेंगे? इनकॉम्प्रहेंसिबल, जिसको कॉम्प्रहेंड नहीं किया जा सकता, उसके लिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। सो इम्पॉसिबल टू और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट ऑप्शन क्या हो गया? इनकॉम्प्रहेंसिबल। बाकी सारे वर्ड्स जो हैं वो आपको पता ही होंगे, इससे पहले मैं बता भी चुकी हूँ। इनऑडिबल, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड। और इनकम्पैटिबल, जब कंपैटिबिलिटी होती है तो कंपैटिबल, और अगर नहीं होती है तो इनकम्पैटिबल। इनएविटेबल अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एरर फाइंड आउट करना है। आपके एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 4 या 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपको पता करना होता है कि किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर द रिलेटिव्स ऑफ द डिजीज्ड थ्रेटन्स टू रिवेंज हिज डेथ, तो यहाँ पर आपको एरर फाइंड आउट करना है। अब करना क्या है कि सबसे पहले जब भी हम कोई क्वेश्चन देखते हैं तो हम देखते हैं उसका सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग है या वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट है वो है द रिलेटिव्स। अब आगे देखते हैं, रिलेटिव्स जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या वर्ब भी प्लूरल लगी हुई है या फिर कोई प्रॉब्लम है वर्ब के साथ में? द रिलेटिव्स ऑफ द डिजीज्ड। अब यहाँ पे जो वर्ब है वो लिखी है थ्रेटन्स। तो देखिए वर्ब जो है वो थ्रेटन्स नहीं, थ्रेटन होगी। क्यों? क्योंकि एस तभी आएगा जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पार्ट बी में होगा, मतलब जो एरर आया वो पार्ट बी में आया, क्योंकि यहाँ पे थ्रेटन होना था। ये क्लियर हुआ आप सबको? कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो आप उसमें हमेशा क्या करेंगे, देखेंगे राइट वर्ब लगी है या नहीं। इसी के साथ मैं आपको सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट का एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ जिसमें ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं। अगर कोई सेंटेंस में ऐसे लिख करके आ रहा है कि वन ऑफ द रिलेटिव्स, अगर कोई क्वेश्चन में ये लिख के आ रहा है कि वन ऑफ द रिलेटिव्स, अब लिखा हुआ है थ्रेटन और एक ऑप्शन है आपका थ्रेटन्स, ये आपको 2 वर्ड्स मैंने दे दी। अब बाकी जो भी ऑप्शन है वो तो आपको पता है आगे का क्वेश्चन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा 1 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया जिसमें आपका सब्जेक्ट 1 है तो इसकी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, ठीक है। तो वर्ब हमारी सिंगुलर यानी कि थ्रेटन्स होगी। तो यहाँ पे देख रहे हो सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए हम इसको गलत मान लेंगे। और यहाँ पे 1 सब्जेक्ट है हमारा, वन ऑफ द रिलेटिव्स में, तो हम 1 के लिए जो वर्ब कंसीडर करेंगे वो सिंगुलर करेंगे। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब आपको थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगानी पड़ेगी, बट इट इज़ वेरी कॉमन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। With little creativity and hard work, the project could have been successfully completed. लिखा हुआ है with little creativity and hard work। अब इसमें भी आपको एरर फाइंड आउट करना है। जिसको भी इस क्वेश्चन में एरर पता चल रहा है वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर कहीं पर कोई भी मिस्टेक होती है आपसे या आपको लग रहा है कि क्लास में कुछ चीज़ें समझ नहीं आई तो वो भी कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं। लिखा हुआ विद लिटिल क्रिएटिविटी, सबसे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। ये एडजेक्टिव्स हैं। सबको एक बात तो पता है कि इनके बाद जो नाउन आता है वो अनकाउंटेबल आता है, ठीक है। ये सबको पता है कि इन सबके बाद जो नाउन आता है अनकाउंटेबल आता है और जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। ये तो कॉन्सेप्ट आप सबको पहले से ही पता है कि जो वर्ब है वो सिंगुलर आती है और इसके बाद में जो नाउन आता है वो अनकाउंटेबल नाउन आता है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊंगी, अगर कहीं अकेला लिटिल लिखा हो तो उसका मतलब होता है इक्विवेलेंट टू 0, मतलब ना के बराबर। ये चीज़ आपको पढ़नी और समझनी है। मैं यहाँ पर हिंदी में लिख रही हूँ जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आ लिटिल का मतलब होता है गाइस थोड़ा, मतलब स्मॉल अमाउंट, और द लिटिल का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट, मतलब बचा हुआ। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझना है कि जो क्रिएटिविटी है और जो हार्डवर्क है उससे क्या हुआ, प्रोजेक्ट उसका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो उसका मतलब उसने क्या किया होगा, थोड़ी मेहनत की होगी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ लिटिल, जबकि लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, विद अ लिटिल, ठीक है,
with a little creativity and hard work the project could have been successfully completed. तो यहाँ पर गलती थी पार्ट ए में, ओके तो इसको हमने एरर फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, दूसरी बात, आपको आपने ये एग्जाम्पल देखा होगा, लिखा होता है, ये कई बार पूछा भी गया है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इज अ डेंजरस थिंग। तो ये जो है इसमें हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा अ लिटिल नॉलेज, क्योंकि अगर नॉलेज ही नहीं है तो डेंजरस कैसे होगा, तो हमें लिखना पड़ेगा अ लिटिल नॉलेज। तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये आपका करेक्ट जो मैक्सिम है वो होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। शी इज़ मोर ब्यूटिफुल देन एनी वन ऑफ हर टू सिस्टर्स, यहाँ पे क्या गलती है सोच के बताइए। इसमें क्या करना है, इसमें भी एरर फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है। यहाँ पर 4 पार्ट्स में आपको दे दिया गया है, शी इज़ मोर ब्यूटिफुल दैन एनी वन ऑफ हर टू सिस्टर्स। क्या लगता है क्या एरर होगा? देखो थोड़ा सा सोचिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर शी इज़ मोर ब्यूटिफुल तो ठीक है, लेकिन लिखा हुआ एनी वन ऑफ हर टू सिस्टर्स, तो यहाँ पर एनी वन की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम कभी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो एनी वन नहीं लगाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे ईदर ऑफ हर टू सिस्टर्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देखो क्या होता है, ईदर और नीदर हमेशा जब हम चॉइस बताते हैं दो थिंग्स की तब यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एनी वन का कोई मतलब ही नहीं था। अच्छा, एनी ऑफ हर टू सिस्टर्स भी गलत होता, क्योंकि एनी को हम तभी यूज़ करते हैं जब मोर देन टू की बात होती है, दो चीज़ों की बात हो रही है, तो हमारे पास एक प्रोनाउन है ना ईदर, तो हम ईदर का यूज़ करेंगे। सो शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन ईदर ऑफ हर टू सिस्टर्स। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ हो। जब भी कभी हम टू थिंग्स की बात करते हैं तो ईदर और नीदर का यूज़ करते हैं, ठीक है। वेन एवर वी मेक अ चॉइस बिटवीन द टू, तो यहाँ पर टू थिंग्स की बात करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, ईदर और नीदर का। जैसे आपको पता है यहाँ पे टू सिस्टर्स हैं, अगर टू की जगह 3 होता तो हम एनी वन का यूज़ कर सकते हैं। एनी का यूज़ करते हैं या फिर वन का यूज़ करते हैं जब हम मोर देन टू थिंग्स की बात कर रहे होते हैं। तो जब भी हम मोर देन टू थिंग्स की बात करेंगे तो हम एनी या वन का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है सबको ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए, हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन आता हो पहले से। देखो लिखा हुआ है आई हैव नेवर डिसोबेड, मैंने कभी भी डिसोबे नहीं किया, एंड नॉर विल नेवर डिसोबे माई एल्डर्स। इसमें गलती आपको सीधे पता चल गई होगी। तो क्या लगता है कहाँ पे एरर है? आई हैव नेवर डिसोबेड एंड नॉर विल नेवर डिसोबे। तो यहाँ एक चीज़ तो है, 2 बार नेवर का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट बी में क्या हो जाएगा, आई हैव नेवर डिसोबेड एंड नॉर विल डिसोबे माई एल्डर्स। तो नेवर का बार बार यूज़ करना गलत है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नॉर लगा हुआ है। तो इसीलिए पार्ट बी में एरर है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और आपने जो है इसको राइट आंसर किया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक इज मोर बेटर दैन द अर्लियर वन। जो लेटेस्ट एडिशन है इस बुक का वो बेटर है अर्लियर वन से। यहाँ पे गलती क्या है, सारे लोग सोचिए और बताइए। देखिए आपने जब क्वेश्चन पढ़ा तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ पे दैन तो लगता ही है, वो तो सही है, लेकिन 2 बार एक साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होना गलत माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक इज़ बेटर दैन द अर्लियर वन। मोर की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री, ये भी। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है सी, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Scarcely he entered the room when I recognized him. क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। Scarcely he entered the room when I recognized him. यहाँ पे लिखा हुआ scarcely he। तो आप देखना है कि पूरा का पूरा जो सेंटेंस है उसमें क्या गलती है, किस पार्ट में गलती है। सबसे पहले मैं आपको कुछ एडवर्ब से मिलवाती हूँ। एक एडवर्ब है हमारा scarcely और एक है hardly, या और भी एडवर्ब्स आप ले सकते हैं। अगर आप इनको स्टार्टिंग में लेकर के आएंगे तो इनका पैटर्न क्या होगा, इनके बाद आपको लगानी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में आप सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद मेन वर्ब का यूज़ करेंगे। ये पैटर्न होता है अगर आप इसको स्टार्टिंग में लेके आएंगे। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस सेंटेंस का जो पैटर्न है वो गलत लिख दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है स्कार्सली ही एंटर्ड द रूम,
ठीक है। तो स्कार्सली के बाद में डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखना गलत माना जाता है, तो इसको यहाँ पे हमें इम्प्रूव भी करके आपको बताना है। तो कैसे इम्प्रूव होगा? अगर हमने स्कार्सली के बाद डिड ही लिख दिया तो पार्ट बी में भी एरर आ जाएगा। मान लीजिए हमें लगा कि चलो डिड लिख देते हैं, स्कार्सली डिड ही एंटर्ड, वो गलत होता है क्योंकि अगर डिड लगा तो यहाँ पर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? स्कार्सली हैड ही एंटर्ड द रूम, स्कार्सली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन आई रिकॉग्नाइज्ड हिम। उसने रूम में एंटर किया ही था, मैंने उसे पहचान लिया। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं इसमें किस पार्ट में एरर होगा। चार्ल्स हिज एंड विल वर्क इन दिस कंपनी। अब यहाँ पर वर्ब्स हैं, उनमें अंडरलाइन है, यहाँ पे एरर नहीं बताना है, इस पार्ट को आपको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो 4 पार्ट्स हैं, ये चारों पार्ट्स में आपको देखना है कि कौन सा पार्ट आपका करेक्ट है। तो चार्ल्स इज वर्किंग एंड विल होगा, या हैज़ एंड वुड होगा, या हैज़ बीन एंड कुड होगा, या फिर किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो देखिए चार्ल्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है इज एंड विल, इज लिखा हुआ है, इसके लिए वर्ब मिसिंग है और विल के लिए वर्क वर्ब लिखी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसके लिए भी तो वर्ब लेकर के आएंगे, वरना सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं होगा। तो हो जाएगा चार्ल्स इज वर्किंग एंड विल वर्क इन हिज कंपनी, इन दिस कंपनी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ए। वेल गाइज, ये जो सेशन था ये यहीं तक। ऐसे और प्रैक्टिस सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।